नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो यहाँ पर तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ जो लड़ाई है वो काफी पेचीदा हो चुकी है और इस कड़ी में विवादित बयानों के चलते लगातार सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य भी पीछे नहीं हट रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 24 फरवरी को जिस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव पद समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था, उसके बाद विधानसभा परिषद के सदस्य से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहीं ना कहीं उस वक्त ये अटकलें लगाई जाने लगी कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंतजार किया। हालांकि भाजपा ने बदायूं लोकसभा सीट से उनकी बेटी और वर्तमान में सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी में यहाँ पर दाल गलती हुई नजर नहीं आई। ऐसे में उन्होंने कहीं ना कहीं मायावती के साथ गठबंधन करने की यहाँ पर कोशिशें की, लेकिन वो कोशिशें भी नाकाम हो जाती हैं और कुशीनगर लोकसभा सीट से अपनी पार्टी आरएसएसपी यानी कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वे नामांकन कर देते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की राजनीति को प्रभावित कर पाएंगे? क्या अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर पाएंगे? क्या मायावती के लिए यहाँ पर जो वोट बैंक है उसको काट पाएंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी को बैकडोर से मदद करेंगे? ये तमाम सवाल उठ जाते हैं और इन पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद है। अमन जी, आपका स्वागत है। अमन जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का देखा जाए तो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी के साथ तो लंबे वक्त तक राजनीति की है। किस तरीके से देखते हैं कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ना? क्या यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दलों का खेल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य का जब भी जिक्र होता है दिनेश जी, तो मैं देखता हूँ कि ये एक ऐसे नेता हैं जो हर पार्टी में जाकर फिट हो जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद वहीं पर अनफिट भी हो जाते हैं। आप देखिए कि बीएसपी में अच्छा खासा रुतबा, अच्छा खासा सब कुछ माहौल, लेकिन उसके बाद बीजेपी की तरफ रुख करते हैं। बीजेपी से मोह भंग होता है, फिर सपा में आ जाते हैं और सपा से भी मोह भंग होता है तो कहते हैं कि भाई मैं तो अपनी पार्टी बनाऊंगा, बहुत हो गया। लेकिन देखिए, चुनाव लड़ना और चुनाव के लिए तैयार होकर जाना, दोनों में बड़ा फर्क है। और जिस तरह का फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है, ठीक चुनावों के आसपास, और जिस तरह से कह सकते हैं कि मौका माहौल बनाने के लिए आपको समय चाहिए, और ऐसे में स्वामी मौर्य को लेकर यही बात कही जा रही है कि जल्दबाजी में फैसला किया गया है। और ऐसे में बेहतर ये होता है कि या तो वो किसी पार्टी के साथ आते या किसी पार्टी की तरफ से अगर चुनाव लड़ते तो उनके लिए बेहतर होता है। वैसे में पूरी भूमिका बनाना, लोगों को अपने पक्ष में लेकर आना, ये बहुत मुश्किल काम है। और देखिए दिनेश जी, आपने कई सभाओं में उनकी देखा होगा, ऐसी कोई भीड़ उमड़ के सामने नहीं आ रही जिससे लगे कि स्वामी जो है एक माहौल बनाते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो प्रभावशाली नेता के तौर पर नहीं देखे जा रहे हैं। बिल्कुल। और वही दिनेश जी, आप देखें कि अगर आप सिर्फ चुनाव लड़ना ही चाहते हैं, सिर्फ गिनती में आना ही चाहते हैं, तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अगर सपा में आप रहते, सपा में अगर जिस तरह से आप चलते हुए नजर आ रहे थे, अगर वहीं पर रहकर अपनी स्थिति को मजबूत करते तो जाहिर बात है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आप यहाँ पर होते और एक मजबूत लड़ाई कहने के लड़ते हुए नजर आते हैं। वैसे में अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें तो यहाँ पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, इसके अलावा मायावती वहाँ पर खुद मौजूद हैं। अब ऐसी स्थिति में कहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई वर्चस्व कायम रह पाएगा, कहाँ पर उनकी स्थिति बेहतर हो पाएगी, उनको समझने की जरूरत है। साथ में संघमित्रा जो उनकी बेटी है, बिल्कुल लग रहा था कि बीजेपी उनको टिकट देगी, लेकिन अंतिम मौके पर जैसा टिकट काटा गया तो ऐसा लगा कि हो सकता है उनकी बेटी उनकी पार्टी में शामिल हो जाए। लेकिन देखिए, बेटी भी अभी तक बीजेपी के अंदर शामिल है, तो आप मिला जुला कर देखें तो नजर आता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो राजनीति है वो कोई ऐसी लग नहीं रही कि बहुत प्रभाव छोड़ने वाली है, बहुत ताकतवर होती हुई नजर आ रही है, मजबूत होती हुई नजर आ रही है, बल्कि वो सिर्फ वोट काटने वाली राजनीति तक सीमित है। और ऐसे में उनकी पार्टी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि इक्का दुक्का सीटों पर चुनाव लड़ेंगे भी, और वो भी ऐसी स्थिति में जब उनकी तैयारी भी पूरी नहीं है, तो जो पार्टी पनप सकती थी उसको कहीं ना कहीं वो खत्म करते हुए नजर आते थे। कि जोश में होश होना हम देखते हैं, जिस तरह से शिवपाल यादव ने अपनी तुरंत पार्टी का अनाउंसमेंट कर दिया था प्रसपा का कि मैं अलग पार्टी लेकर चलूंगा, लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद उनकी पार्टी लगातार डाउन होती गई। क्योंकि देखिए, आपको लोग चाहिए, चेहरे चाहिए, एक माहौल चाहिए और एक समय चाहिए। आप सोचें कि कल मैं पार्टी बनाऊं, आज अगर उस पर प्रत्याशी उतारूं, कल वो जीत जाए, ऐसा नहीं होता। और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की जो राजनीति है, मुझे कहीं ना कहीं दिनेश जी फेल होती हुई दिखाई पड़ती है। अमन जी, जिस तरीके से बदायूं लोकसभा सीट से यहाँ पर टिकट काटा गया है संघमित्रा मौर्य का, किस तरीके से देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ ही बनी रहेंगी या फिर विधानसभा चुनाव से पहले कोई अलग कदम उठाएंगी? यहाँ पर बसपा या सपा में जाने की कोई गुंजाइश नजर आती है? देखिए, बिल्कुल, और जाहिर सी बात है, बदायूं पे जब वो सांसद अभी भी हालांकि कह सकते हैं वर्तमान में सांसद हैं, लेकिन जिस समय टिकट बंटवारा हो रहा था उस समय जब उनका नाम कटा, हालांकि उससे पहले की बात है, जब शिवपाल यादव को टिकट मिलता है, कहती है डर अच्छा है, अच्छा वो धर्मेंद्र यादव यहाँ से चलेगा, नहीं तो उनको मैं और बुरी हार से यहाँ पर हराती, लेकिन अब शिवपाल यादव को भी मैं हराऊंगी। लेकिन इससे पहले ऐसा होता, उनका टिकट खत्म हुआ
दिनेश जी, नजर आ जाता है। तो अब बिल्कुल सियासी भविष्य की बात कर रहे हो, जाहिर बात है देखिए उनके पिता ने भी इस बात को लेकर गुस्सा जाहिर किया था कि टिकट कटने के बाद एक मंच पर संघमित्रा रोती हुई नजर आई थी। इस जी। बात को लेकर उन्होंने कहा कि ये क्या बचपना है, क्योंकि राजनीति में आपको मजबूत होना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अपने पिता की पार्टी में जाने का रास्ता तो उनके पास है, लेकिन क्या वो जाना चाहें, क्योंकि जैसा मैंने कहा भी कि अभी उनकी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है कि अगर उनकी बेटी भी आती है तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले खुद की पार्टी मजबूत करनी है, ताकतवर बनानी है, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है, सुना भी जा रहा है कि यहाँ तक खबर थी कि सपा में भी वो शामिल हो सकती है, बसपा में भी वो जा सकती है, लेकिन लगता है उन्होंने फैसला करने में शायद देर कर दी, इसलिए वो फिलहाल कहीं से चुनाव नहीं लड़ रही। लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में जरूर संघमित्रा किसी न किसी पार्टी का दामन थामे, क्योंकि जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं है वो बहुत ज्यादा उनकी हैं, राजनीति में वो आगे बढ़ना चाहती है। हो सकता है कि अपने पिता के साथ ही किसी तरह से वो राजनीति में आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़े। अमन जी, आखिरी सवाल रहेगा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को पूर्वांचल में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, तो क्या यहाँ पर उतना प्रभावशाली रह पाएंगे अखिलेश यादव या मायावती? देखिए जाहिर बात है, आपने अखिलेश यादव को पहले जिक्र किया, तो बिल्कुल जिस तरह की स्थिति वो बना रहे हैं, जिस तरह से लगातार काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और देखिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, राहुल गांधी भी उनके साथ नजर आते हैं, तो इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी को भी परेशानी हो रही है। आप देखें राजा भैया के लगातार संपर्क में थे, ऐसा लग रहा था वो समर्थन करेंगे बीजेपी को, मना कर दिया उन्होंने, राज्यसभा में उन्होंने उनका साथ दिया था। तो ऐसे में अब बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने खुलेआम कह दिया कि भाई जो भी प्रत्याशी है, उन्होंने तो ये तक कहा है कि बीजेपी हो या फिर सपा या कांग्रेस पार्टी से कोई भी प्रत्याशी हो, वो इतना मजबूत प्रत्याशी नहीं है कि वो आपके लिए मदद कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी से भी राजा भैया कहीं ना कहीं मोह भंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा। तो यहाँ पर अखिलेश यादव एक पहल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि राजा भैया के लिए अखिलेश यादव के पिता ने बहुत सारी चीजों को कह सकते हैं कि बनाया था, और तमाम जो उनके ऊपर केस लगे थे उनको हटाया था, यहाँ तक कि सपा सरकार में मंत्री भी रहे। तो ऐसे में अखिलेश यादव जरूर इस पर मुझे लगता है पहल करेंगे और राजा भैया को अपनी तरफ लाने का प्रयास करेंगे। ऐसा होता है तो यहाँ पर बीजेपी के पूर्वांचल की बात करें तो बीजेपी की जो स्थिति मजबूत दिखाई देती है, उसको झटका लगता हुआ दिनेश जी नजर आ सकता है। बिल्कुल, पूर्वांचल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रही है, जिन 74 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, वहां पर 70 सीटें जीतने का यहाँ पर टारगेट लेकर के चल रही है, वहां झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि तमाम यहाँ पर सहयोगी भी उस तरीके से अपने आप को पेश नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके की आवश्यकता है। और वर्तमान में अमन जी ने जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जानकारी साझा की कि राजा भैया पूर्वांचल की राजनीति में यहाँ पर एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा जो है उत्तर प्रदेश में मौजूद है, वो यदि समाजवादी पार्टी को बैकडोर से भी समर्थन करते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए प्लस पॉइंट होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जो कि चुन चुन कर फैसले ले रहे हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसी गलत बयानबाजी करने वाले नेताओं को यहाँ पर पार्टी में तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि अब समाजवादी पार्टी पलटवार करने के मूड में दिखाई दे रही है और 2019 से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस तमाम मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।